नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ ड्रीम पर, जहां हम आपको सुनाते हैं मजेदार कहानियां जो आपको सीख भी दे। आज हम सुनेंगे पंचतंत्र की 5 सबसे मजेदार कहानियां पार्ट 2। दोस्तों, प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। नदी और झीलें सूखने लगीं और सारे जानवर प्यास से परेशान थे। हाथियों का झुंड भी बहुत दिनों से पानी की तलाश कर रहा था। गजराज चिंतित होकर अपनी सेना से बोला, अगर जल्द ही पानी नहीं मिला तो हमारा पूरा झुंड कमजोर हो जाएगा। कई दिनों की तलाश के बाद एक बूढ़े हाथी ने सूचना दी कि दूर एक झील अब भी पानी से भरी हुई है। यह खबर सुनते ही गजराज और उसकी सेना खुशी से झील की ओर बढ़ने लगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह झील खरगोशों के घर के पास थी। वहीं दूसरी ओर उसी झील के किनारे खरगोशों की एक छोटी लेकिन खुशहाल बस्ती थी। वे वहां सालों से सुरक्षित रह रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें धरती के हिलने की आवाज सुनाई दी। हाथियों का झुंड पानी की खोज में आगे बढ़ रहा था। उनके विशाल पैरों से जमीन हिल रही थी, मगर उन्हें क्या पता था कि उनके कदम छोटे खरगोशों के घरों को तबाह कर रहे हैं। बेचारे खरगोश डर से इधर उधर भाग रहे थे। खरगोशों की बस्ती बर्बाद हो चुकी थी। कई खरगोश घायल हो गए थे और बाकी डर से सहमे हुए थे। तभी एक छोटा लेकिन चतुर खरगोश चतुरु आगे आया। उसने कहा, हमें इन हाथियों को रोकना होगा, वरना हमारा पूरा कुनबा खत्म हो जाएगा। चतुरु ने सबको शांत किया और कहा, डरने की जरूरत नहीं, ताकत से नहीं, दिमाग से जीतने का समय आ गया है। उसके मन में एक चतुर योजना आ चुकी थी। चतुरु हिम्मत जुटाकर सीधे गजराज के पास पहुंचा। हाथी राजा ने छोटे खरगोश को देखा और हंसते हुए कहा, इतने छोटे जीव और इतना साहस। मगर चतुरु घबराया नहीं। चतुरु ने गजराज से कहा, महाराज, मैं चंद्रमा का संदेशवाहक हूं। आप जिस झील पर कब्जा करने जा रहे हैं वह चंद्रदेव का पवित्र स्थान है। वे बहुत क्रोधित हैं। गजराज कुछ सोच में पड़ गया। गजराज ने सोचा, क्या यह खरगोश मुझे मूर्ख बना रहा है? मगर फिर उसने कहा, अगर यह सच है तो मुझे खुद देखना होगा। चतुरु ने मुस्कुराकर कहा, सुनिश्चित रूप से, आइए आपको चंद्रदेव से मिलवाता हूं। चतुरु गजराज को झील के किनारे ले गया और धीरे से बोला, महाराज, कृपया जल में देखें। गजराज ने झील में झांका और उसमें चमकता हुआ चंद्रमा देखा। उसने हल्का सा पानी छुआ और जैसे ही पानी में लहरें उठीं, चंद्रमा का प्रतिबिंब हिलने लगा, मानो वह क्रोधित हो। गजराज ने हैरानी से कहा, यह क्या? चंद्रदेव का चेहरा क्यों बिगड़ रहा है? चतुरु ने गंभीरता से सिर हिलाया और धीरे से कहा, महाराज, आप पानी को छूकर उन्हें और क्रोधित कर रहे हैं। यदि वे पूरी तरह रुष्ट हो गए तो भयंकर अनर्थ हो सकता है। गजराज ने जल्दी से अपना पैर पीछे खींच लिया और उसकी आंखों में भय आ गया। उसने अपने सैनिकों की ओर देखा और फिर झील में पड़े चंद्रमा के विकृत प्रतिबिंब को। गजराज ने घबराकर कहा, हे चंद्रदेव, मुझे क्षमा करें, मैंने अज्ञानता में आपकी झील को दूषित करने की भूल कर दी। चतुरु ने धीरे से कहा, महाराज, यदि आप अब इसी क्षण अपनी सेना को यहां से ले जाइए तो शायद चंद्रदेव आपको क्षमा कर देंगे। गजराज ने तुरंत सिर झुका लिया और गंभीर स्वर में बोला, मैं अब इस पवित्र स्थान को नहीं छूऊंगा। सेना, तुरंत वापसी का आदेश दिया जाता है। हाथियों की सेना जंगल में लौट गई और खरगोशों की जान बच गई। खरगोशों ने चतुरु की जय जयकार की। उन्होंने सीखा कि ताकत से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से बड़ी बड़ी समस्याओं को हल किया जा सकता है। चतुरु ने आसमान की ओर देखा और चंद्रदेव की ओर आंख मारते हुए मुस्कुराया। उसका छोटा सा दिमाग एक बड़ी समस्या हल कर चुका था। इस तरह छोटे से खरगोश चतुरु ने अपने दिमाग से विशाल हाथियों को हरा दिया। यह साबित करता है कि बुद्धि हमेशा ताकत से बड़ी होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए लाइफ ड्रीम चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में हिरन लिखें। अगली कहानी इससे भी मजेदार है, आइए सुनते हैं। किसी घने जंगल में एक चालाक सियार रहता था। उसने जंगल के एक बड़े अंधेरे गुफा को अपना घर बना रखा था। हर दिन वह भोजन की तलाश में जंगल जाता और रात में उसी गुफा में वापस लौटता। एक दिन जंगल में एक भूखा शेर भटक रहा था। हर तरफ नजर दौड़ाने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला था। भूख उसे बेचैन कर रही थी। अचानक उसे वह गुफा दिखी और उसने सोचा, इस गुफा में कोई जानवर रहता होगा। अगर मैं अंदर छिप जाऊं तो जैसे ही वह आएगा मैं उसे शिकार बना लूंगा। गुफा रहस्यमयी थी और उसके आगे कुछ पैरों के निशान थे। शेर की आंखें चमक उठीं। शेर धीरे धीरे गुफा के अंदर चला गया और घने अंधेरे में छिपकर इंतजार करने लगा। शाम को जब सियार वापस लौटा, उसने गुफा के पास शेर के पंजों के निशान देखे, जो अंदर जा रहे थे लेकिन बाहर नहीं आए थे। यह बात अजीब थी।
क्या अंदर कोई जानवर है या शेर ने गुफा पर कब्जा करने की योजना बनाई है? सियार की बुद्धि तेज थी। उसने कुछ सोचा और मुस्कुराया। उसने समझ लिया कि अंदर कोई खतरा है, परंतु उसने डरने के बजाय एक चालाक योजना बनाई। सियार ने गुफा के दरवाजे पर खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, ओ गुफा, मैं वापस आ गया हूं। हर दिन जब मैं आता हूं तुम मुझे जवाब देती हो। आज तुम चुप क्यों हो? अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। शेर ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। गुफा ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या यह गुफा सच में बोलती है? वह असमंजस में पड़ गया। वह किसी भी हालत में सियार को भागने नहीं देना चाहता था। उसे लगा कि अगर वह चुप रहा तो सियार समझ जाएगा कि गुफा में कुछ गड़बड़ है। शेर की मूर्खता अब साफ झलक रही थी। शेर ने सोचा कि सियार को यकीन दिलाने का एक ही तरीका है। अंदर बैठे शेर को लगा कि गुफा सच में सियार को रोज जवाब देती होगी। उसने बेवकूफी में जोर से गरज कर कहा, आ जाओ, अंदर आ जाओ। उसकी भारी गूंजती आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर बाहर तक फैल गई। सियार के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। सियार मुस्कुराया। उसकी योजना काम कर गई थी। उसने अपनी जगह से तेजी से छलांग लगाई और वहां से भाग निकला। उसे पता था कि अब एक पल भी रुकना खतरे से खाली नहीं था। सियार ने जोर से हंसी दबाते हुए अपने पंजे जमीन पर जमाए और बिजली की तरह दौड़ पड़ा। अब शेर को जब तक समझ आएगा मैं बहुत दूर निकल चुका होऊंगा। शेर ने जब देखा कि सियार भाग चुका है तो उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। गुस्से में आकर वह गरजते हुए गुफा से बाहर निकला, लेकिन तब तक सियार जंगल में दूर भाग चुका था। सियार ने पेड़ों के पीछे से शेर को गुस्से में देखकर मन ही मन हंसते हुए कहा, बुद्धिमान वही होता है जो खतरे को पहले ही भांप ले और सही समय पर निर्णय ले। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। समझदारी और बुद्धि से हम सबसे बड़े खतरों से भी बच सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल लाइफ ड्रीम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली रोमांचक कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में शेर लिखें। अगली कहानी इससे भी मजेदार है, आइए सुनते हैं। एक घना जंगल था जहां एक भोला भाला ऊंट और एक चालाक लोमड़ी रहते थे। लोमड़ी बहुत चतुर थी और हमेशा अपने फायदे के बारे में ही सोचती थी। दूसरी ओर ऊंट सीधा साधा और मददगार था। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, लोमड़ी ने ऊंट से कहा, दोस्त, क्या तुम जानते हो, जंगल के बाहर एक खेत है जहां मीठे गन्ने और हरी भरी फसलें हैं। अगर हम वहां पहुंचे तो पेट भरकर खा सकते हैं। ऊंट खुश हुआ और बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान होगा क्या? लोमड़ी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, नदी जरूर है, लेकिन मेरे पास एक तरकीब है। तुम बड़े और मजबूत हो, क्यों ना मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ जाऊं और हम आसानी से नदी पार कर लें। भोले ऊंट को यह बात सही लगी। उसने अपनी लंबी टांगों को पानी में डाला और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। लोमड़ी मजे से उसकी पीठ पर बैठ गई और दोनों ने नदी पार कर ली। जैसे ही दोनों खेत में पहुंचे, उनके सामने स्वादिष्ट गन्ने और ताजी फसलें थीं। ऊंट बड़े आराम से बैठा और मजे से चबाने लगा। लोमड़ी भी खाने लगी, लेकिन उसे अपनी पुरानी आदत याद आई। जैसे ही उसका पेट भरा, वह उछलकर खड़ी हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, ये क्या कर रहे हो? किसान जाग जाएगा। लोमड़ी हंसते हुए बोली, क्या करूं दोस्त, खाना खाने के बाद जोर से चिल्लाना मेरी आदत है। लोमड़ी की आवाज सुनकर किसान जाग गया। उसने अपनी लाठी उठाई और कुत्तों को छोड़ा। कौन है? कौन मेरी फसल चुरा रहा है? किसान ने देखा कि खेत में एक ऊंट बैठा हुआ है। बस फिर क्या था, किसान और उसके कुत्ते ऊंट की ओर भागे और उस पर लाठी बरसाने लगे। बेचारा ऊंट कुछ समझ ही नहीं पाया। उसने इधर उधर भागने की कोशिश की, लेकिन वह इतना बड़ा था कि जल्दी नहीं भाग सका। और लोमड़ी, वह तो पहले ही एक गड्ढे में छुप गई थी। किसान को ऊंट पर ही गुस्सा उतारना पड़ा। ऊंट किसी तरह खुद को बचाकर खेत से भाग निकला और वापस जंगल जाने के लिए नदी की ओर बढ़ा। जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंचा, अचानक झाड़ियों से लोमड़ी बाहर निकली और बोली, अरे दोस्त, जंगल जाना है ना? मैं भी तुम्हारी पीठ पर बैठ जाऊं? भोले ऊंट को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह चुप रहा। उसने लोमड़ी को पीठ पर बैठा लिया और धीरे धीरे नदी में चलने लगा। जब ऊंट नदी के बीच पहुंचा तो वह रुक गया और मुस्कुराकर बोला, अच्छा लोमड़ी, एक बात बताओ, खाना खाने के बाद चिल्लाना तुम्हारी आदत है, लेकिन नदी में नहाना मेरी। लोमड़ी चौंक गई। अरे नहीं, ऐसा मत करो। लेकिन ऊंट ने कुछ नहीं सुना। ऊंट ने अचानक अपने पैरों को मोड़ा और नदी में जोर से डुबकी लगा दी। छपाक! लोमड़ी तड़पती हुई पानी में गिर गई।
उसने बचने की कोशिश की, लेकिन पानी तेज था और वह इधर उधर बहने लगी। बचाओ, बचाओ! ऊंट हंसते हुए बाहर निकला और बोला, क्या हुआ दोस्त? मैं तो सिर्फ अपनी आदत के अनुसार नहा रहा था। लोमड़ी किसी तरह तैर कर किनारे पहुंची। वह पूरी तरह भीग चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। लोमड़ी हाँफते हुए जंगल में पहुंची और ऊंट से बोली, तुमने मुझे धोखा दिया। ऊंट मुस्कुराया और कहा, तुमने पहले मुझे धोखा दिया था। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जंगल के सभी जानवर यह देखकर हंसने लगे। लोमड़ी को अब समझ आ गया था कि चालाकी और स्वार्थ हमेशा फायदे का सौदा नहीं होते, और इस तरह ऊंट ने अपनी सूझबूझ से लोमड़ी को सबक सिखाया और स्वार्थी दोस्त से पीछा छुड़ाया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल लाइफ ड्रीम को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में ऊंट लिखें। अगली कहानी इससे भी मजेदार है, आइए सुनते हैं। गहरे जंगल के बीचों बीच एक सुंदर और शांत तालाब था। हरे भरे कमल के पत्ते पानी पर तैर रहे थे और रंग बिरंगी मेंढकें खुशी से टर्रा रही थीं। सूरज की किरणें तालाब पर चमक रही थीं और पक्षी मीठे गीत गा रहे थे। तालाब में मेंढकों का एक झुंड कूद कूद कर मस्ती कर रहा था। कुछ मेंढक पानी में गोते लगा रहे थे तो कुछ कमल के पत्तों पर आराम कर रहे थे। लेकिन इस सुखद वातावरण में एक कोने में काला विषैला सांप जीवन अपनी थकी हुई आंखों से उन मेंढकों को देख रहा था। उसकी पीली आंखों में चालाकी और भूख की चमक थी। जीवन ने लंबी सांस ली और बड़बड़ाया, ओह, अब मैं बूढ़ा और कमजोर हो गया हूं। शिकार करना अब मेरे बस की बात नहीं। क्या करूं? भूख से मर जाऊंगा। अचानक उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उभर आई। उसने एक चालाक योजना बनाई। क्यों ना मेंढकों को ही मूर्ख बना दूं? भोजन भी मिलेगा और सेवा भी। जीवन ने फैसला किया कि अब उसे मासूम और दयनीय बनकर मेंढकों के पास जाना चाहिए। वह धीरे धीरे तालाब की ओर रेंगने लगा। मेंढकों के बीच में राजा राणा कमल के पत्ते पर गर्व से बैठा था। उसके सिर पर सुनहरा ताज चमक रहा था और वह अपने अनुयायियों को आशीर्वाद दे रहा था। अचानक काला सांप धीरे धीरे राणा के पास आया और विनम्रता से झुककर बोला, हे महाशय, कृपया मेरी व्यथा सुने। मेंढक डर कर पीछे हट गए, पर राणा ने अपनी शक्ति दिखाते हुए कहा, क्या बात है? जीवन ने झूठी कहानी गढ़ी। हे राजन, मैं एक पापी हूं। एक ऋषि ने मुझे श्राप दिया है कि मैं मेंढकों की सेवा करूं। मैं भूखा और लाचार हूं। कृपया मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार करें। राणा ने सोचा, एक सांप हमारी सेवा करेगा? यह तो असंभव है। लेकिन उसकी उत्सुकता ने उसे शांत रखा। वृद्ध मेंढक संकू ने राजा से कहा, महाराज, यह सांप हमें धोखा दे रहा है। सांप कभी सेवा नहीं करते। लेकिन राणा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। जीवन ने राणा को और प्रभावित करने के लिए कहा, मैं आपकी सवारी करूंगा और तालाब का भ्रमण कराऊंगा। यह मेरा प्रायश्चित है। मेंढक खुशी खुशी सांप की पीठ पर चढ़कर तालाब में घूमने लगे। सबको मजा आ रहा था। जीवन ने अपनी चतुराई का उपयोग करते हुए राणा की ओर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं तो आपका सेवक हूं। अगर आपकी सेवा में अपने प्राण भी दे दूं तो यह मेरे लिए सौभाग्य होगा। बस मुझे अपने आहार की व्यवस्था कर दें ताकि मैं आपकी रक्षा कर सकूं। राणा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें भोजन दिलवाऊंगा। बदले में तुम मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करोगे। जीवन ने सिर झुकाकर हामी भरी और मन ही मन मुस्कुराया। अब उसकी योजना सफल हो रही थी। राणा ने पूरे तालाब में ऐलान किया कि अब से कुछ छोटे मेंढकों को सांप के लिए आहार के रूप में चुना जाएगा। यह सुनकर तालाब में खलबली मच गई। छोटे मेंढक डर से कांप उठे। वृद्ध मेंढक संकू ने राजा से कहा, महाराज, यह निर्णय बहुत खतरनाक है। कृपया विचार करें। लेकिन राणा ने गुस्से में कहा, तुम डरपोक हो। यह मेरी सुरक्षा का सवाल है। जीवन ने धीरे धीरे मेंढकों का विश्वास जीत लिया, लेकिन उसकी भूख बढ़ने लगी। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना इन मूर्ख मेंढकों में से एक को खा लूं। राणा को पता भी नहीं चलेगा। जीवन ने मौका देखकर एक छोटे मेंढक को दबोच लिया और निगल गया। बाकी मेंढकों ने ध्यान ही नहीं दिया। जब राणा ने एक मेंढक को गायब पाया तो उसने सांप से पूछा। जीवन ने कहा, राजन, वह कमजोर था, मुझ पर चढ़ने के दौरान गिर गया। राणा ने बिना सोचे मान लिया। अगले कुछ दिनों में और मेंढक गायब हो गए। वृद्ध मेंढक संकू को शक हुआ और उसने राणा से कहा, महाराज, यह सांप हमें धीरे धीरे खत्म कर रहा है। जीवन ने तुरंत अपनी बात रखते हुए कहा, हे राजन, ये सभी कमजोर थे। मेरे वजन से दबकर मर गए। मैं तो केवल आपकी सेवा कर रहा हूं। राणा ने सांप की बातों पर यकीन कर लिया और अपनी प्रजा को डरा धमकाकर शांत कर दिया। रात के अंधेरे में मेंढक एक एक करके गायब होने लगे। जीवन ने चालाकी से कमजोर मेंढकों को दबोचकर निगलना शुरू कर दिया। मेंढकों में भय फैल गया। वृद्ध मेंढक संकू ने राणा से कहा, महाराज, कुछ गड़बड़ है। हमारे साथी गायब हो रहे हैं। लेकिन राणा ने क्रोधित होकर कहा, तुम सब कायर हो। सांप हमारी रक्षा कर रहा है। अंत में जब राणा अकेला रह गया, जीवन ने अपनी असली मंशा प्रकट की।
उसने फुफकारते हुए कहा, अब तुम भी मेरी भूख का शिकार बनोगे राजन। राणा को अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जीवन ने राणा को जोर से दबोच लिया और उसे निगल गया। अब पूरे तालाब में सन्नाटा था। जीवन ने अपनी जीभ बाहर निकालकर विजयी मुस्कान दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुश्मन पर भरोसा करना हमेशा घातक हो सकता है। अंधविश्वास और गलत मित्रता हमें विनाश की ओर ले जाती है। बुद्धिमानी और सावधानी से ही संकट से बचा जा सकता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइफ ड्रीम को, और जुड़ें ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में साफ लिखें। अगली कहानी इससे भी मजेदार है, आइए सुनते हैं। एक छोटा सा गांव था जो हरे भरे खेतों और ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इस गांव में एक लड़का रहता था, रघुराज। वह एक चरवाहा था जो रोज अपनी भेड़ों को चराने के लिए पहाड़ी पर जाता था। रघुराज बहुत शरारती था। उसे मजाक करना बहुत पसंद था, लेकिन कभी कभी उसका मजाक हद से ज्यादा बढ़ जाता था। एक दिन रघुराज बोर हो गया। उसने सोचा कि एक मजेदार मजाक किया जाए। उसने जोर से चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। गांव वाले अपने काम छोड़कर दौड़ पड़े। किसी ने लाठियां उठाई तो किसी ने हथियार, और सब पहाड़ी की ओर भागे। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो देखा कोई भेड़िया नहीं था। रघुराज जोर जोर से हंस रहा था। गांव वाले गुस्सा हो गए। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। अगर सच में कभी भेड़िया आया तो कोई भी तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। लेकिन रघुराज सिर्फ हंसता रहा। उसे यह मजाक बहुत मजेदार लगा। कुछ दिन बाद रघुराज फिर बोर हो गया। उसने फिर वही मजाक करने का सोचा। उसने जोर से चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। इस बार भी गांव वाले चिंता में दौड़ पड़े, लेकिन जब वहां पहुंचे तो देखा कि यह फिर एक झूठ था। इस बार गांव वाले और भी गुस्सा हो गए। रघुराज, अब अगर तुम सच में चिल्लाओगे तो भी हम नहीं आएंगे, उन्होंने कहा, और चले गए। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, जंगल से एक बड़ा भयानक भेड़िया निकल कर आया। उसकी आंखें चमक रही थीं, उसके तेज दांत डरावने लग रहे थे। उसने एक भेड़ पर नजर डाली और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। रघुराज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रघुराज घबरा गया। उसने जोर जोर से चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, गांव वालों मदद करो। लेकिन नीचे गांव में किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। गांव वाले हंसते हुए बोले, रघुराज फिर मजाक कर रहा होगा। कोई नहीं आया। भेड़िया जोर से एक भेड़ पर झपटा। भेड़ ने चिल्लाना शुरू कर दिया। रघुराज कुछ नहीं कर पाया। उसने फिर चिल्लाया, बचाओ, भेड़िया सच में आया है। लेकिन इस बार कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। भेड़िया एक एक करके भेड़ों को शिकार बना रहा था। रघुराज ने अपनी आंखों के सामने अपनी भेड़ों को खो दिया। उसे समझ आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। अगर उसने पहले झूठ नहीं बोला होता तो आज गांव वाले उसकी मदद के लिए जरूर आते। अगले दिन रघुराज गांव में गया। उसने सबसे हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की। आगे से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। गांव वाले गुस्से में थे, लेकिन एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा, गलती से सीखना जरूरी होता है। आगे से हमेशा सच बोलना। तब से रघुराज ने कभी झूठ नहीं बोला। उसने समझ लिया कि झूठ बोलने का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो जब आप सच कहेंगे तब कोई भी आपकी बात नहीं मानेगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि झूठ बोलना बुरी आदत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल लाइफ ड्रीम को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल लाइफ ड्रीम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में हमें बताइए कि आप अगली कहानी में क्या सुनना चाहेंगे। आपकी पसंद और सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती हैं। धन्यवाद।